हेलो एवरीवन। क्लास 12 के भूगोल का 5वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आपके अगर अंदर धैर्य है 20 से 25 मिनट पूरा वीडियो को देखने का, तो फिर ये चैप्टर आपको ज़िंदगी में कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं कितना धैर्य है आप में। ये चैप्टर है हमारा प्राथमिक क्रियाएं। चैप्टर 5 क्लास 12 का जो भूगोल है उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। किस क्लास का? 12th क्लास का। तो इस चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है? प्राथमिक क्रिया देखिए आपको बताएंगे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 क्रियाओं में बांटी गई थी। पहला प्राथमिक क्रिया, दूसरा द्वितीयक क्रियाएं और तीसरा तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रिया बोलते हैं कृषि क्षेत्र को, कृषि साथ ही साथ खनन, कृषि तथा क्या? खनन, इसको बोलते हैं प्राथमिक क्रियाएं। तो कृषि कार्य किसे कहते हैं? अगर पूछें आपका परिभाषा कृषि क्या है, तो कृषि वह प्रक्रिया है, कृषि क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, उसके बाद पशुपालन आदि क्रियाएं आती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। मतलब फसलों का उत्पादन यूं समझिए प्राकृतिक रूप से या प्रकृति की सहायता से जो क्रियाएं होती है। जैसे अगर आपको एक लोहा से बाल्टी बनाना है तो उसमें प्रकृति का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपको लोहा लिए और बाल्टी बना लिए फैक्ट्री में। लेकिन अगर मान लीजिए आपको आम के बीज से आम का उत्पादन करना है तो आपको प्रकृति की सहायता, मिट्टी की सहायता, जमीन की सहायता लेनी पड़ेगी। वो सारी क्रियाएं कहाँ आ जाती है? प्राथमिक क्रियाओं कृषि के रूप में। तो कृषि वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो है फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन आदि क्रियाएं आती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। ठीक है, अब ये कृषि से समझ में आ गया। अब देखिए खनन। खनन का मतलब होता है पृथ्वी की सतह से यानी जमीन के नीचे से धातु युक्त या योग्य समझ लीजिए कि आवश्यक पदार्थों को निकालना क्या कहलाता है? आपका खनन कहलाता है। या पृथ्वी के सतह से खनिज पदार्थों का निकालना, खनिज पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाएगा? खनन कहलाएगा। आपको पता है कि लोहा मिलता है, कोयला मिलता है, बॉक्साइट मिलता है जिससे एल्युमिनियम निकाली जाती है। ये सारा क्या आएगा? खनन के अंतर्गत। तो समझ में आ गई, कृषि वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन, उसके बाद पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन जैसी क्रियाएं आती है। खनन क्या है? पृथ्वी की सतह से खनिज पदार्थों का निष्कासन, खनिज पदार्थों का निकालना क्या कहलाता है? खनन कहलाता है। चलिए अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले 2 चीजों को समझना जरूरी होगा। पहला है आपका उच्च अक्षांश और उसके बाद निम्न अक्षांश। अब मान लीजिए ये पृथ्वी है। आप जानते हैं पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर जाती है जो 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री लेटीट्यूड। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश को ही क्या बोलते हैं? बीच में है तो मध्य में, भूमि के मध्य में भूमध्य रेखा, या इसी का नाम है विषुवत रेखा। ठीक है, तो ये जो है अब देखिए ये 0 डिग्री है, ऊपर जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री करके। उसी तरह 23.5 डिग्री आएगा कर्क रेखा, 66.5 डिग्री आर्कटिक ध्रुव आएगी। उसके बाद 90 डिग्री पर यहाँ पर ध्रुव हो जाता है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त होती है ये, और ये कर्क रेखा होता है। तो आप जानते हैं यहाँ 0 है, ये 23 है, तो मतलब बड़ा कौन है? 23। इससे बड़ा कौन है? 60। इससे बड़ा कौन है? 90। तो उच्च अक्षांश क्या हो गया? ये बड़ा वाला जो है वो उच्च अक्षांश, और नीचे वाला क्या है? निम्न अक्षांश। अगर 2 भागों में बांट दें तो यहाँ आप जानते हैं 45 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री बीच में, ऊपर 90 है, तो 0 से 45 निम्न अक्षांश कहलाएगा, उससे ऊपर क्या कहलाएगा? उच्च अक्षांश। नीचे भी वही होगा, 45 डिग्री अगर आएंगे तो यहाँ से ऊपर निम्न अक्षांश, और इससे इधर क्या कहलाएगा? उच्च अक्षांश कहलाएगा। तो अब देखिए भोजन संग्रह की जब बात करते हैं तो विश्व के 2 प्रमुख भागों में भोजन का संग्रह होता है। कितने भागों में? 2 प्रमुख भागों में। पहला होता है आपका उच्च अक्षांश में। उच्च अक्षांश मतलब तुम्हारा कनाडा, यूरेशिया और दक्षिणी में, चिली में। क्या बोल रहे हैं? भोजन संग्रह। पूछे कि भोजन संग्रह कहाँ किया जाता है, तो भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में की जाती है। पहला उच्च अक्षांश में 90 डिग्री के या 90 डिग्री के आसपास जो अक्षांश है, कौन सा? 90 डिग्री के आसपास जो अक्षांश है। 90 डिग्री के आसपास अक्षांश मतलब क्या होगा? वहां पर ठंडा बहुत ज्यादा होगा, और ठंडा बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होती है कि शीत ऋतु में तो और ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो इसीलिए उच्च अक्षांश में भोजन का संग्रह किया जाता है। जैसे यूरेशिया का ऊपरी भाग, मतलब तुम्हारा यूरोप और एशिया का जो ठंडा प्रदेश वाला भाग है। दक्षिणी चिली हो सकती है,
ये सारा भाग आपका क्या है, कनाडा आ सकता है। आपको पता बहुत ज्यादा ठंडा प्रदेश है कनाडा, ये आपका उच्च अक्षांश के अंतर्गत आएगा। और दूसरा निम्न अक्षांश, निम्न अक्षांश मतलब विषुवत रेखा के आसपास का, ये ध्रुव के आसपास और ये विषुवत रेखा के आसपास। विषुवत रेखा के आसपास आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन, दुनिया के सबसे बड़ा जंगल अमेजन, ये सभी के सभी अमेजन जो श्रेणी है इसके अंतर्गत मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। उच्च निम्न अक्षांश में 0 डिग्री पे विषुवत रेखा में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। अमेजन श्रेणी आ सकती है। अफ्रीका और एशिया का कुछ आंतरिक क्षेत्र में आपका भोजन संग्रह होता है। तो आपको समझ में आ गई कृषि क्या है, खनन क्या है, भोजन संग्रह क्या, किस क्षेत्रों में की जाती है, उच्च और निम्न अक्षांश समझ में आ गया। अगर आपको और भी समझना है कहाँ ज़्यादा ठंडा पड़ता है, क्यों पड़ता है, क्यों कहीं बर्फ जम जाती है, पहाड़ों पर ठंडा क्यों होता है बहुत ज़्यादा, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे अगर आप लोग को उसको अच्छे से समझना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों का चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण का मतलब समझिए। यहाँ से चलवासी मतलब जो चल के अपना पशु चराता हो। चल के पशु चराने का क्या तात्पर्य है कि एक जगह पशु चरा रहा है, जब वहां पर घास खत्म हो गई दूसरे स्थान पर चले गए, फिर तीसरे स्थान पर चले गए। वो जो चरवाही होते हैं पशु चराने वाला, उन लोगों का जो घर होता है वो कहीं और होता है, और पशु चराते चराते वो महीनों तक घर से बाहर रहती है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, पशु चलवासी पशुचारण कहते हैं इस प्रक्रिया में। और यही क्षेत्र में मतलब जिस क्षेत्र में चलवासी पशुचारण अधिक होता है वहां बहुपति प्रथा है, मतलब एक स्त्रियों के बहुत सारे पति होते हैं। ठीक है, तो चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है। तो ये कैसी स्थिति है, प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय, मतलब किसी तरह जिंदगी कट जाती है, इसमें बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता है, बचत नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जीवन निर्वाह कहते हैं। और चूंकि पुरानी है तो इसीलिए क्या बोलते हैं, प्राचीन जीवन निर्वाह परिस्थिति। इसमें जो पशु चारक होते हैं अपनी पूरी निर्वहन के लिए पशुओं पर निर्भर रहेगा। वे पालतू पशु के पानी एवं चारागाह की उपलब्धता, कहाँ पर पानी की उपलब्धता है और कहाँ चारागाह की उपलब्धता है, वहां से उसके लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, क्या बोल रहे हैं, पालतू पशु के लिए पानी एवं चारागाह। धैर्य रखिए, पूरा वीडियो देखिए, कहीं नहीं जाना है, ताकि आपको दोबारा कभी ना पढ़ना पड़े चैप्टर। तो पानी की व्यवस्था के लिए, चारागाह की व्यवस्था के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चलवासी पशुचारण या स्थानांतरित पशुचारण भी बोलते हैं। अब देखिए ये अलग अलग स्थान पे अलग अलग पशु पाले जाएंगे। जैसे याद रखिएगा अफ्रीका में गाय और बैल पाले जाते हैं। दक्षिणी अफ्रीका जो है इसमें क्या पाले जाते हैं, गाय और बैल। ठीक है, तो उसके बाद क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म प्रदेश पड़ जाता है, उसके बाद आप ले लीजिए मरुस्थल के क्षेत्र में, एशिया का जो मरुस्थल है, अफ्रीका का मरुस्थल है, दोनों मरुस्थल में क्या पाला जाएगा आपको पता है, सबसे पहले तो ऊंट पाला जाएगा, भेड़ पाली जाएगी, तो बकरी पाली जाएगी, ये मरुस्थलीय क्षेत्र में। गाय बैल उस दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में पाली जाती है। उसके बाद जो ठंडा प्रदेश होता है, जैसे एंडीज में याक पाली जाती है। एंडीज पर्वत श्रृंखला ऊंचा होने के कारण ठंडा है, तो यहाँ क्या पाली जाती है, याक पाली जाती है। तो चलवासी पशुचारण के कुल 3 क्षेत्र हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि चलवासी पशुचारण क्या हो गया, कि चारागाह और पानी की उपलब्धता के कारण जो है पशु चारक अपनी पशुओं को लेकर एक जगह से दूसरे जगह पर जाते रहते हैं। इसी स्थिति को पशुचारण की यह स्थिति क्या कहलाता है, चलवासी पशुचारण कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गई। और यहाँ देखिए किस क्षेत्र में क्या पाला जाता है, तो ये भी समझ में आ गई। अब देखिए चलवासी पशुचारण को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 क्षेत्रों में। पहला देखिएगा आप लोग, पहला जो क्षेत्र है ये उत्तरी अफ्रीका का है, उत्तरी अफ्रीका का। आपको अगर मैप पे थोड़ा समझना है, एक रफ मैप आप लोगों को बना देते हैं। जैसे ये आपका पूरी दुनिया है, इसको क्यों चौड़ा किया है अभी समझ में आ जाएगा। ये पूरी दुनिया है, इसका ये वाला जो क्षेत्र है ये यूरेशिया का क्षेत्र है।
यूरेशिया मतलब यहाँ से इधर एशिया, इधर यूरोप, ठीक है। अब देखिए यूरेशिया के क्षेत्र का यूरोप वाला हिस्सा से इधर नीचे ये अफ्रीका महादेश पड़ता है। क्या पड़ता है? अफ्रीका महादेश। और एशिया प्रदेश के इधर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महादेश पड़ता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर ये आपका यूरेशिया का क्षेत्र, यहाँ से आपका अफ्रीका महादेश देश पड़ जाती है। और ये आप यहाँ पर देखिएगा ये उत्तरी अमेरिका और यहाँ दक्षिणी अमेरिका पड़ता है। तो ये रफ मैप देख लीजिए, ये एशिया और यूरोप यूरेशिया कहलाता है। उसके बाद इधर ऑस्ट्रेलिया है समुद्र के बीच में, ये यूरोप से ही जुड़ा हुआ है। स्वेज नहर पनामा नहर द्वारा काट दिया गया है, नहीं तो बीच में भूमध्य सागर था, लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ था। ये अफ्रीका महादेश है। उसके बाद ये उत्तरी अमेरिका और नीचे दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। तो अब इसी से आप लोग समझिए, सबसे पहले देखिए कि चलवासी पशुचारण का ये जो क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से ये होते हुए यूरोप के कुछ भागों में एशिया के मंगोलिया तक ये पशुचारण करते थे। यहाँ देखिए ऐसे उत्तरी अमेरिका से यूरोप और एशिया का मंगोलिया, चीन में जो अब प्रांत पड़ जाता है, ठीक है। मंगोलिया में गोबी का रेगिस्तान है चीन में, ठीक है। तो ये आपका एक क्षेत्र था क्या? पशुचारण के लिए, ठीक है, चलवासी पशुचारण के लिए। यहाँ से यहाँ तक देखिए अफ्रीका महादेश से यूरोप और एशिया महादेश के कुछ क्षेत्र तक। दूसरा अगर हम भाग देखें तो ये यूरोप और एशिया का टुंड्रा प्रदेश, क्योंकि ये ऊपर भाग वाला भाग है, टुंड्रा प्रदेश जो ठंडा प्रदेश है ध्रुव के आसपास, तो ये वाला भाग आपका दूसरा प्रदेश पड़ जाता था। यूरोप और एशिया का ठंडा प्रदेश, टुंड्रा, टुंड्रा समझ लीजिए ठंडा प्रदेश है, ठीक है। टुंड्रा प्रदेश पड़ जाती है दूसरा पशुचारण का। और तीसरा जो है दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका एवं मेडागास्कर, ये जो अफ्रीका है ना, इसी के आसपास दक्षिणी गोलार्ध में ये अफ्रीका का क्षेत्र पड़ जाता है। इसी के बगल में जो है ना मेडागास्कर पड़ जाती है। तो ये तीसरा क्षेत्र है। तो पहला क्षेत्र ये हुआ आपका अफ्रीका का उत्तरी भाग और यूरोप और एशिया का कुछ भाग जो कि मंगोलिया के रेगिस्तान तक बताया आपको। और दूसरा आपका क्षेत्र कहाँ आ गया? यूरोप और एशिया का टुंड्रा प्रदेश। तीसरा क्षेत्र अफ्रीका का ये दक्षिणी गोलार्ध का प्रदेश। तो चलवासी पशुचारण के लिए कितने प्रदेश हो गए आपके? 3 प्रदेश हो जाते हैं। समझ में आ गई? लेकिन अब धीरे धीरे जो है चलवासी पशुचारण में कमी आ रही है। और कमी के क्या कारण है? इसके सबसे पहला कारण देखिए, पहले जो प्राचीन काल में ये थी तो राजनीतिक सीमाएं बहुत कम होती थी, अलग अलग देश इतना नहीं होता था। एशिया में ही 77-78 देश है, यूरोप में 50-55 देश है, छोटा छोटा, इतना नहीं होता था। यहाँ से वहां तक एक ही देश का कोई सीमा है। और कभी कभार मान लीजिए पशुचारण सीमा अब तो बॉर्डर हो जाती है, उस बॉर्डर पे तार लगा दिया जाता है, सैनिक रहते हैं। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। अब है क्या, एक देश से दूसरे देश तक चले जा रहा है पशु चराते हुए। तो अब क्या हो रही है, राजनीतिक सीमाओं के कारण पशुचारण में कमी आ रही है। अब मान लो कि जो अफ्रीका से एशिया तक चले जाता था पशु लेकर चराते चराते, अब वो नहीं जा पाएगा, वो तो अपना देश नहीं पार कर पाएगा, तो कहाँ जाएगा वो चराने के लिए। तो राजनीतिक सीमांकन के कारण एक कमी आ रही है। अगर आपको पूछे कि चलवासी पशुचारण में कमी का क्या कारण है, तो पहला कारण आपका राजनीतिक सीमांकन है। बोर नहीं होना है, अगर सीखने की क्षमता रखते हैं, आप में सामर्थ्य है अच्छे विद्यार्थी बनने का, तो पूरा वीडियो देखने का क्षमता रखिए, ठीक है। तो राजनीतिक सीमांकन है। और दूसरा अगर बात करें, दूसरा कई कारण है, जैसे कि नई बस्तियां बना देना, नए देश बना देना, ये दोनों कारण से आपका चलवासी पशुचारण में कमी आ रही है। तो 2 पॉइंट्स आपके समझ में आ गया। पहला देख लीजिए कहाँ कहाँ चराया जाता है और कमी क्यों आ रही है, राजनीतिक सीमांकन के कारण और नई बस्तियों के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग आ जाते हैं वाणिज्य पशुधन पालन। तो इसके लिए टॉपिक लिखा है, विस्तार कीजिएगा, तो ये पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित है। पश्चिमी सभ्यता मतलब यूरोप और अमेरिका की सभ्यता से प्रभावित है ये आपका वाणिज्य पशुधन पालन। कहाँ से? पश्चिमी सभ्यता से आपकी प्रभावित है। इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े फार्म होते हैं। मान लीजिए बड़ा सा खेत है, इसके बीच में एक बड़ा सा घर बना दिया गया जहाँ की पशु को रात में रखा जाए वर्षा वगैरह में, ठीक है। और इस फार्म को कई भागों में विभाजित कर दी जाती है, कई टुकड़ों में। अब इसमें एक विशेष ही प्रकार का पशु पाला जाता है। जैसे अभी हम लोग पढ़े चलवासी पशुचारण में भेड़ भी है, बकरी भी है, गाय भी है, अलग अलग प्रकार के पशु होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, वाणिज्य पशु, वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक भी विशेष
प्रकार का, अगर बकरी पालना है तो बकरी ही पाला जाता है, गाय पालना है तो गाय ही पाला जाता है, चाहे दूध की दृष्टि से पाला जा रहा है तो दूध की ही दृष्टि से पाला जाता है, मांस की दृष्टि से पाला जाता है तो उसी दृष्टि से। तो वाणिज्य पशुधन पालन में एक ही प्रकार के विशेष पशुओं को पाला जाता है, उसके बाद यह पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित है। इसमें एक बड़ा फार्म होता है जिससे बाड़ की मदद से, बाड़ मान लीजिए एक सीमा कर दिया, बॉर्डर कर दिया तार से घेर के या जाल से घेर के, तो अब क्या किया, एक बाड़ के मदद से फार्म को कई टुकड़ों में विभाजित कर दी जाती है और पशुओं को प्रत्येक भाग में छोड़ा जाता है। मान लीजिए यहाँ पर पशु चरने दे दिया गया, ठीक है। अब जब यहाँ का पशु के चारा खत्म, यानी प्रत्येक जब किसी एक भाग का चारा खत्म हो जाता है तो पशुओं को फिर दूसरे बार में भेज दी जाती है, फिर इसी तरह आएगा पूरा चरते चरते, तब तक तो यहाँ फिर घास हो जाएगा। तो इस तरह से पशुओं को पाला जाता है और ये व्यावसायिक दृष्टि से काफी लाभदायक है। इस प्रकार का पशुचालन यह विशिष्ट गतिविधि है जिसमें पशुओं को मांस के लिए, उसके बाद खालों के लिए, ऊन के लिए अथवा दूध के लिए पाला जाता है। ये कहाँ होगा आपको बताया, अभी पश्चिमी है, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया महादेश में खास तौर पे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना में ये पद्धति काफी प्रसिद्ध है। तो क्या बोले, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना में यह पद्धति बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो आपको समझ में आ गया होगा वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित है। इसमें विशेष प्रकार की पशुओं को पाला जाता है, इसमें मांस का प्राप्ति करना, ऊन का प्राप्ति करना या दूध की प्राप्ति करना मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें जो है कौन से क्षेत्रों में, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना जैसे क्षेत्रों में इनकी काफ़ी प्रचलन है। अब हम लोग आते हैं निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का तात्पर्य होता है कि वह कृषि जिसमें जो कृषक है कुल उत्पादन का, डिफिनेशन देखिएगा, कृषक कुल उत्पादन का या तो लगभग या संपूर्ण उपयोग कर जाता है, मतलब बेचने के लिए कुछ नहीं बचती है। तो वह कृषि जिसमें कृषक अपनी कुल उत्पादन का लगभग या संपूर्ण उपभोग कर जाता है, उपयोग खुद के लिए कर जाता है, उस कृषि को हम लोग क्या कहते हैं, निर्वाह कृषि कहते हैं। तो यह कृषि जो है, जो कृषक है अपना जीवन चलाने के लिए किसी तरह करता है। जैसे बिहार बोर्ड का तैयारी अगर आप लोग विशेष तौर पे कर रहे हैं तो आप लोग देखिएगा बिहार में क्या है कि अधिकांश गांव के किसान इसी तरह होता है, 100 में से 98 गो किसान, कि जितना फसल उत्पादन होता है 5 कुंटल 4 कुंटल गेहूं, 4 कुंटल अगर आपको धान हो रहा है तो वो बेचता नहीं है, वो बेचारा वो खा ही लेता है पूरा, और साथ ही साथ उसको कोई दूसरा काम भी करना पड़ जाता है। तो इस प्रकार की कृषि को हम लोग क्या कहेंगे, निर्वाह कृषि। तो वह कृषि जिसमें कृषक अपने कुल उत्पादन का लगभग या संपूर्ण उपयोग कर जाता है, उस कृषि को हम लोग क्या कहते हैं, निर्वाह कृषि कहते हैं। निर्वाह कृषि 2 प्रकार का होता है, पहला आदि निर्वाह कृषि, दूसरा गहन निर्वाह कृषि। आदि निर्वाह कृषि का मतलब होता है यह प्राचीन परंपरा से आधारित कृषि है। इस कृषि में जो कृषक है जंगल के किसी भाग को जला देता है तो वहां राख हो जाती है, उस राख के ऊपर अपना बीज बो देते हैं और वो राख जो है क्या करेगा, उर्वरक का कार्य करता है और बारिश की मदद से जो फसल उत्पादन होती है उस प्रकार की कृषि को हम लोग क्या कहते हैं, आदि निर्वाह कृषि कहते हैं। तो आदि निर्वाह कृषि को हम लोग स्थानांतरित कृषि भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जंगल का इस भाग में जलाया और 2-3 साल बाद यहाँ की उर्वरता खत्म हो जाती है तो वो पुनः दूसरे भाग में चला जाता है। तो आदि निर्वाह कृषि का क्या तात्पर्य होगा, समझ गए? इस कृषि में जो है कृषक वनस्पति के किसी भाग को जला देता है और उस पर बीज बो देते हैं। तो इसको और एक नाम है, इसका नाम है कर्तन कृषि, मतलब जंगल को काट के जला देता है तो कर्तन कृषि या दहन कृषि बोलते हैं। दहन मतलब जलाना। तो आदि निर्वाह कृषि को कर्तन कृषि या दहन कृषि कहते हैं। अब ये कृषि बहुत भागों में नहीं होती है, लेकिन अफ्रीका के जंगलों के कुछ जो आदिवासी है अभी भी ये कृषि करते हैं। कहाँ बोल रहे हैं, अफ्रीका में और दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका का कुछ भाग में। याद रखना अफ्रीका, देखिए अफ्रीका अभी भी बहुत पिछड़ा है, ये महादेश बहुत गरीब है। 100 साल पहले हम लोग जिस स्थिति में थे वो अभी अफ्रीका में है। जंगल बहुत ज़्यादा है, जरूरी भी है, और उसके बाद लोगों का जीवन स्तर बहुत कम है, स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल भी खत्म है। तो अफ्रीका में अभी भी ये कृषि का थोड़ा मोड़ा प्रचलन है। आदि निर्वाह कृषि समझ में आ गया। इसको दहन या कर्तन कृषि भी बोलते हैं। दहन मतलब जलाना या कर्तन कृषि। दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में क्या है कि थोड़ा आधुनिक हो गया है यह कृषि थोड़ा आधुनिक हो गया है और नवीन
किस्म के खाद बीज का प्रयोग करने लगा है। इसको दो प्रकार के भागों में बांटा गया है। पहला है धान प्रधान निर्वाह कृषि, दूसरा गैर धान प्रधान निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में देखिए धान प्रधान कृषि की बात करते हैं तो इस कृषि में धान की फसल के लिए विशेष जोर दिया जाता है, और गैर धान प्रधान कृषि की जब बात करेंगे तो इसमें गेहूं, जौ, बाजरा, सरसों, मसूर आदि की कृषि की जाती है। तो समझ में आ गई आपको निर्वाह कृषि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है, देखिए पूरा चैप्टर को समझने के लिए धैर्य बनाए रखिए, किधरों नहीं जाना है। चलिए हम लोग आ जाते हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि देखिए ये उच्च स्तरीय मतलब हाईली लेवल का लाभ वाला कृषि है, उच्च स्तरीय लाभोन्मुख कृषि है। यही कारण है कि जिस समय उपनिवेशवाद का काल चल रहा था, मतलब ब्रिटेन जो है अलग अलग जगह, जो ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल अलग अलग देशों को अपना गुलाम बना कर रखे थे, उस समय इस कृषि पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, रोपण कृषि पे। क्यों? क्योंकि यह उच्च स्तरीय लाभ उन्मुख कृषि है, बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और इस कृषि में आपका चाय का, कॉफ़ी का, रबर का, गन्ना का उत्पादन किया जाता है। मक्का भी हो सकती है आपका, लेकिन मक्का को रहने दीजिए। चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, कपास, अनानास जैसे चीज़ों का खेती किया जाता है। तो ये कृषि बहुत ही लाभोन्मुख कृषि है। इसमें क्या है कि कम कीमत के श्रमिक की उपलब्धता के कारण ये कृषि एशिया में, साथ ही साथ अफ्रीका में, जैसे बताया अफ्रीका में अभी गरीबी का स्तर चल रहा है, तो अफ्रीका में और एशिया जो हम लोगों का महादेश है, इनमें बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो ये कृषि देखिए क्या है, आपको यहाँ ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स दिखने मिलेंगे। जैसे फ्रांस ने किस फसल का बढ़ावा दिया, ब्रिटेन ने किस प्रकार फसल का बढ़ावा दिया, उसी तरह जो है और भी, जैसे पुर्तगाल ने किस फसल को बढ़ावा दिया। तो देखिए फ्रांस जो है कॉफ़ी को बढ़ावा दिया, कहाँ पर? अफ्रीका में, ठीक है। ब्रिटेन ने चीन में चाय की खेती, भारत में चाय की खेती। तो भारत, श्रीलंका और चीन में चाय, क्या बोले, ब्रिटेन का ही हम लोग गुलाम थे, तो भारत हम लोगों के नीचे श्रीलंका और चीन में चाय की खेती को बढ़ावा दिया। फ्रांस ने कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा दिया अफ्रीका में। उसके बाद जैसे मलेशिया में ब्रिटेन ने जो है ना रबर की खेती को बढ़ावा दिया, कहाँ पर? मलेशिया में, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह खेती बहुत ज़्यादा लाभ उन्मुख है। चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, कपास, अनानास की खेती की जाती है। फ्रांस ने कॉफ़ी को अफ्रीका में बढ़ावा दिया है, ब्रिटेन ने चाय को भारत और श्रीलंका में, और मलेशिया में रबर को बढ़ावा दिया है। दूसरा है विस्तृत अनाज कृषि। देखिए मध्य अक्षांश मतलब जो ना उच्च अक्षांश ना निम्न अक्षांश। तो बताए उच्च और निम्न में क्या होती है, फसल का थोड़ा कमी हो जाता है। तो मध्य अक्षांश यहाँ क्या होगा, बहुत ज़्यादा फसल उत्पादन होगा। तो मध्य अक्षांश की आंतरिक अर्ध शुष्क में इस प्रकार की कृषि की जाती है। बोलते हैं मध्य अक्षांश में विस्तृत वाणिज्य की कृषि की जाती है। इसमें मक्का, जौ, राई, जई बोई जाती है। क्या बोले? मक्का, जौ, राई और जई बोई जाती है। और नाम से ही पता चल रहा है वाणिज्य कृषि है। विस्तृत आधार पर तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होगा, आधुनिक तकनीक का प्रयोग होगा। और इस प्रकार की कृषि जो है, आपको ऑब्जेक्टिव हम लिखा रहे हैं यूरेशिया, याद रखिएगा, यूरेशिया में स्टेपीज, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, क्या बोल रहे हैं? डाउन्स। अर्जेंटीना में पंपास, अर्जेंटीना, देख लीजिएगा स्पेलिंग थोड़ा इसका। क्या बोल रहे हैं? अर्जेंटीना में पंपाज, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में केवल है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में कैंटबरी, क्या बोल रहे हैं? न्यूजीलैंड में कैंटबरी, ठीक है। उसके बाद आपका उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज। तो आपको याद रखना है ये घास का भी मैदान है, इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि अगर आप जब कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देगा। यूरेशिया मतलब एशिया और यूरोप एक साथ। यूरेशिया में स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स,
उसके बाद अर्जेंटीना में पंपास की खेती होती है, न्यूजीलैंड में कैंटबरी, और उसके बाद दक्षिण अमेरिका में सॉरी खेती नहीं होती है, प्रेयरी एक जगह है जो घास का मैदान है, इन क्षेत्रों में आपका विस्तृत अनाज की खेती होती है। आपको देखिए ऑब्जेक्टिव में कैसा पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान को क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं, यूरेशिया को क्या बोलते हैं, स्टेपीज बोलते हैं, और अर्जेंटीना में पंपास बोलते हैं, न्यूजीलैंड में कैंटबरी, उसके बाद उत्तरी अमेरिका में क्या बोलते हैं, प्रेयरी कहा जाता है। तो इस प्रकार की कृषि आपके अलग अलग क्षेत्रों में होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए, काफी काम देगा। उसके बाद दो अन्य प्रकार की कृषि है, मिश्रित कृषि। आपको पता है मिश्रित कृषि में खेत के आकार छोटे होंगे, एक साथ कई फसलों को बोया जाता है, इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। इसमें दो भाग है, याद देखिएगा, मिश्रित कृषि का दो चीजें एक साथ चलती है, मतलब अकेला ये कृषि नहीं है, एकल कृषि कार्य नहीं है मिश्रित कृषि। इसमें पशुपालन और कृषि दोनों होता है, जो हम लोगों के यहाँ सामान्य तौर पर देखा जाता है। जितने भी किसान हैं लगभग सब गाय भैंस बकरी पालता है, ठीक है। तो इनमें खेती का आकार छोटा होता है या मध्यम होता है, साथ ही साथ इसमें गेहूं, धान, जौ आदि की खेती की जाती है, और इसका चारा मुख्य घटक हो सकता है। पशुपालन कृषि दोनों साथ में होती। डेयरी पशु दुधारू, डेयरी कृषि में डेयरी, डायरी मतलब डेयरी उत्पादन, क्या बोल सकते हैं आप, डायरी फसलों के उत्पादन के लिए क्या कहा जाता है, डेयरी कृषि कही जाती है, ठीक है। अब एक और है, उनका नाम है ट्रक कृषि। देखो ट्रक कृषि क्या है, ये सब्जी उत्पादन से संबंधित है। मतलब आपका क्या है कि शाम के टाइम में सब्जी का ट्रक में लोड हुआ खेत से, और सुबह तक मार्केट पहुंच जाना है। रोज ट्रक भरेगा और रोज सुबह मार्केट में खाली होगा, और ये मुख्यतः किसके लिए होता है, सब्जी उत्पादन के लिए होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रक कृषि कहते हैं। उसके बाद सहकारी है, जिसमें दो चार लोग मिलकर खेती का कार्य करते हैं, अपने खेत को मिला दिए, साथ में मिलजुल कर काम करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सहकारी कृषि कहेंगे, ठीक है। और सोवियत संघ मतलब रूस में जो है सहकारी कृषि को कौलख, कौलख हौज कहा जाता है, हौज, हौ का जो हौज, कौलख हौज कहा जाता है यूएसएसआर में। अब आपको खनन के बारे में शुरू में ही बता दिए हैं, तो इस तरह से चैप्टर खत्म हो गई। आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं, आप लोग बस इतना सा प्यार दीजिए कि मैक्सिमम जहां आप अब शेयर कर सकते हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, अधिक से अधिक लोगों तक इनको शेयर कीजिए। फिर देखिए अगर आप में धैर्य है तो आपको पूरे चैप्टर एक बार समझ लेने के बाद फिर कभी समझने की आवश्यकता नहीं होगी, जो आपने अभी देखा ही है। एक बार किताब खोल कर देखिए, सब याद हो चुका है आपको। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ, हो सकता है नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।